खुर्शीद अहमद खान कांजू तो वफात पा चुके, पीछे उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं साद खुर्शीद खान कांजू, लेकिन अपने आबाई जिले में नहीं, अपने आबाई इलाके में नहीं, मुल्तान। आखिर इसकी क्या वजह? मुल्तान में चले स्टार्ट कर ली। पिछले टेन्योर में जो कि 2013 से 18 के दरमियान था या 2018 के बाद था, उन्होंने एक सूबाई हल्के को लेकर बकायदा कंपेन की, टिकट्स की दरखास्तें दी, हल्का बंदे हुई उसको भी छोड़ दें, लेकिन इनको टिकट नहीं मिली। आखिर क्या वजह? इतनी मेहनत की, मुल्तान में नून लीग को मुनज़्ज़म किया, इनकी जिम्मेदारी थी, डिवीजनल सेक्रेटरी थे, यहाँ के नौजवानों को एक लड़ी में परोया, लेकिन फिर भी इनको इलेक्शन में नजरअंदाज किया गया। आखिर इसकी क्या वजह? साद खुर्शीद कांजू साहब, सेक्रेटरी इत्तलात डिवीजन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह 46-47 ईयर्स है जी। मैं अगर सारे दिन गिनूँ तो मेरे ख्याल में 45 साल में मुल्तान रहा हूँगा और 2 साल इंग्लैंड में और एक आध साल सब दिन मिला लूँ तो शायद। लेकिन सर तासुर तो आपके बारे में ये दिया जाता है यार कि क्या लोधरा का एक बार वाला बंदा मुल्तान पे आके मुसल्लत हो गया। इसमें कोई शक नहीं है। आपके वालिद साहब ने तो उम्र गुजार दी जमात इस्लामी में, आपका नून लीग में कैसे आना हुआ, इसका ओहदेदार तक पहुँचना और फिर सियासत का आगाज? पाकिस्तान में बेहतरीन जमातों में से अगर कोई जमात है तो वो जमात इस्लामी है कि मैंने ज़िंदगी का अपना पहला इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा है। वो एक अलग एक लंबी स्टोरी है। मुझे दावत दी गई कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए मुझे रब्ता किया गया पार्टी की तरफ से, और फिर मेरी शमूलियत पर हमजा साहब जो है वो तशरीफ लाए थे आपके वहाँ गाँव में। हम डायरेक्ट आते हैं 149 में। यहाँ पढ़े लिखे अफराद की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज्यादा थी, लेकिन दिलचस्प अमर कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम नून ने एक अनपढ़ शख्स जो पढ़े लिखे नहीं थे, साथ भाई एक वो वक्त था कि हाजी बूटा साहब जैसे जो पढ़े लिखे शख्स नहीं है लेकिन वो नून लीग के टिकट कामयाब हो जाते हैं, और एक ये वक्त है कि 2008 में भी अगर यहाँ से जवेद हाशमी साहब जीते थे तो एक लहर चली हुई थी, मियाँ साहब आए थे ताज़ा बताज़ा, उसके बाद आसेब का साया जैसे पड़ गया यहाँ पे। बदकिस्मती ये है कि अब जो लोग यहाँ मुस्लिम लीग नून में वाबस्ता हैं कुछ अरसे से, जो यहाँ लीड कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू उनकी जबान अच्छी नहीं है कि क्या जो बतौर जमात नून लीग है नंबर 1 और नंबर 2 जो मकामी क़यादत है हमारी, वो इस चैलेंज से निपटने में नंबर आजान में कामयाब हो रही है। यहाँ जिस तरह काम करना चाहिए था उस तरह तो काम नहीं, जिस तरह अवामी नुमाइंदों को यहाँ इन पावर होना चाहिए था अपने अपने हल्कों में, उनको उस तरह नहीं किया। तारा बतौर सेक्रेटरी इत्तलात ये बात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शिराज वैसी और आप देख रहे हैं एन न्यूज़ HD और एन पॉडकास्ट पे। अच्छा नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले हमने एक सीरीज़ शुरू की थी जिसमें हमने ज़िला मुल्तान के कौमी और सूबाई हलकों के जो टॉप 3 उम्मीदवार हैं उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया था कि इलेक्शन 2024 के बाद उनकी कारकर्दगी कैसी है और तक जो जो हल्के के मसाइल हैं उनको हल करने में उनका क्या किरदार है। तो उस सिलसिले को आपने बड़ा पसंद किया, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, और कुछ जो आपके हमारे व्यूअर्स हैं हमें फरमाइश है बाकायदा कि इन हलके में जो हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान हैं उनसे गुफ्तगू का सिलसिला भी शुरू किया जाए, बल्कि जो इन हलकों में इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं, जो हमारे मुस्तकबिल के उम्मीदवार बनना चाह रहे हैं, उनसे भी मुलाकात का सिलसिला शुरू किया जाए, ताकि जो आइंदा आने वाले इलेक्शंस हैं उसमें जो हमारी लीडरशिप है उभरती हुई, उसके साथ भी हमें बराह रास्त जो गुफ्तगू शुनीद है और उनसे जो सुनने का मौका है वो हमें मिल सके। तो नाज़रीन, आज आपकी इसी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हुए हम इस सिलसिले का आगाज़ करने जा रहे हैं एन न्यूज़ HD पे, और आज इस सिलसिले में हम पहला प्रोग्राम है और मेरे साथ मौजूद हैं साद खुर्शीद कांजू साहब। बहुत शुक्रिया। साद खुर्शीद कांजू साहब, सेक्रेटरी इत्तलात डिवीज़न के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। सबसे बड़ी बात जो इस वक्त हमारे वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा सर अब्दुल कांजू साहब जी पावर एंड के उनके करीबी अजीज़ भी हैं, और सबसे बड़ी बात जमात इस्लामी से मुंसलिक इंतहाई शरीफ व नफ्स इंसान खुर्शीद अहमद खान कांजू के साहबजादे हैं। और मेरा जो इनसे तारुफ़ है वो तमाम तारुफ़ से हट कर इनके वालिद साहब की वजह से मैं बहुत ज़्यादा करीबी है, क्योंकि बचपन में अखबारात के ज़रिए और मुल्तान मुख्तलिफ़ तकारीम में जो खुर्शीद खान कांजू साहब की साथ मेरी अटैचमेंट रही है वो शायद इन्हें तो मालूम नहीं है, लेकिन मैं उनको बहुत हद तक करीबी तौर पे जज करता रहा हूँ। खुर्शीद अहमद खान कांजू तो वफात पा चुके हैं, पीछे उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं साद खुर्शीद खान कांजू, लेकिन सबसे हैरतनाक बात यह है कि अपने आबाई ज़िले में नहीं, अपने आबाई इलाके में नहीं, मुल्तान में। आखिर इसकी क्या वजह? मुल्तान में चलें स्टार्ट कर ली। पिछले टेन्योर में जो कि 2013 से 18 के दरमियान था या 2018 के बाद था, उन्होंने एक सूबाई हल्के को लेकर बकायदा कंपेन की, टिकट्स की दरखास्तें दी, हल्का बंदे हुई उसको भी छोड़ दें, लेकिन इनको टिकट नहीं मिली। आखिर क्या वजह? इतनी मेहनत की, मुल्तान में नून लीग को मुनज़्ज़म किया,
इनकी जिम्मेदारी थी, डिवीज़नल सेक्रेटरी इतलात थे, यहाँ के नौजवानों को एक लड़ी में परोया, लेकिन फिर भी इनको इलेक्शन में नज़रअंदाज किया गया। आखिर इसकी क्या वजह, इसी पे हम गुफ्तगू करेंगे। साहब सब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने मुझे आज इनवाइट किया और मेरे लिए एजाज़ की बात है यहाँ पे आना और आपसे गुफ्तगू करना, आपके अदारे में यहाँ पे आना। और जिस जो तारुफ़ आपने मेरा कराया है, मैं उसमें बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे इस बात पे एक बड़ा फ़ख्र है कि मैं खुर्शीद अहमद ख़ान कांजू का बेटा हूँ जी। और उनकी दी हुई तरबियत और उनके जो उन्होंने सिखाया वो सिर्फ इतना ही है कि ज़िंदगी दूसरों के साथ इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आकर सच गोई के साथ और डट के खड़े होने का नाम है। और मैं उन जैसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता हूँ, और बस कोशिश करता हूँ कि ज़िंदगी का हर लम्हा जो है जो इस यूँ गुज़र जाए कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएं और कुछ ऐसा अमल ना हो ज़िंदगी में जो इस दुनिया में भी और आखिरत में कुछ परेशानी और शर्मिंदगी का बाइस बने। आमीन आमीन। अच्छा सर भाई, पैदाइश आपकी लोधरा की, ज़िला लोधरा की? नहीं, मेरी पैदाइश मुल्तान की है। तो तालीम वगैरह भी मुल्तान। और यानी कि मेरा कॉलेज, मेरा स्कूल, मुल्तान पैदा हुआ, फिर मुल्तान में ही मैंने यहाँ पे यहीं से मेरी तालीम है। पहले लसाल स्कूल, फिर मुल्तान पब्लिक स्कूल से, और फिर मैं गवर्नमेंट बोसन रोड यहीं से मैंने ग्रेजुएशन भी यहीं से की। फिर मैं MBA करने के लिए इंग्लैंड चला गया, 2 साल में वहाँ रहा। वहाँ से वापस आया तो 1-1.5 साल 2 साल में डिस्ट्रिक्ट लोधरा अपने गाँव रहा। ठीक। और फिर हम मुल्तान आ गया। यानी कि पैदाइश मुल्तान से लेकर आप ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा आपका मुल्तान में गुजरा है, बचपन, लड़कपन, तालीम का अरसा, जवानी, नौजवानी। आज 46-47 ईयर्स है जी जी। तो मैं अगर सारे दिन गिनूँ तो मेरे ख्याल में 45 साल मैं मुल्तान रहूँगा और 2 साल इंग्लैंड में और एक आध साल सब दिन मिला लूँ तो शायद। लेकिन सर तासुर तो आपके बारे में ये दिया जाता है यार कि क्या लोधरा का एक बार वाला बंदा मुल्तान पे आके मुसल्लत हो गया हमारे। असल में बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मेरा जो नेटिव डिस्ट्रिक्ट है वो लोधरा है जी। और लोधरा कोई ऐसा नहीं है कि जो मुल्तान है, ये पहले शायद आप सबको पता ही होगा। जी, ज़िला मुल्तान था, ज़िला मुल्तान का हिस्सा था। बल्कि जो मुल्तान के लीडर हैं गिलानी साहब वहाँ से इलेक्शन लड़ते रहे हैं। जी जी। तो इसलिए मुझे तो कभी मुल्तान और लोधरा फ़र्क महसूस हुआ नहीं। यानी एक मनफी तासुर फैलाया जा रहा है। ये वो लोग फैलाते हैं जब आपके पास उनको कोई और बात होती नहीं है आपके खिलाफ करने के लिए, और जब देखते हैं कि इसके रुकावट कैसे पैदा करनी है किसी के लिए, तो फिर वो ऐसी बात हो जाती है कि अगर, लेकिन देखना तो ये चाहिए कि आदमी जहाँ रह रहा है उसकी मौजूदा सूरत हाल में वो लोगों से किस तरह बिहेव कर रहा है, लोग उसके साथ अटैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो लोगों मकबूल हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उस बुनियाद पर लोगों को जज करना चाहिए, ना कि इस बुनियाद पे कि अब कहाँ से आए थे और किधर से। फिर तो मैं कहूँ कि जो लोग यहाँ के हैं, अगर कोई फिर लोग जो हिंदुस्तान से यहाँ पे आके आबाद हुए हैं कि फिर उनको ये तो खैर सर बात बहुत पीछे चले जाएगी। अच्छा साहब भाई, इससे फिर बहुत आगे बहुत निकल जाती है। हाँ बिल्कुल, इसलिए हम बात को यहीं रोक लेते हैं। यहीं रोका जाए। और जो जहान से है, पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में काम कर रहा है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम कर रहा है, इस पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। उस पे अगर बेहतर रहेंगे कि लोकल उसकी बजाय आप इन चीज़ों से बालातर होकर मुल्क और कौम और पे सोचेंगे और सबको मुत्तहिद करने की बात सोचेंगे तो उसमें अच्छाई आएगी। अच्छा दिलचस्प बात बताऊँ आपको सर जी, जो लोग बातें करते थे ना उन्होंने लोधरा से तरीन साहब को वोट दिया था। जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं क्या पहले तो अगर आप कैंडिडेट्स अब यहाँ देखें तो क्या जावेद हाशमी साहब यहाँ के लोकल शहर के लोग थे, नहीं क्या शाह महमूद कुरैशी साहब के लोकल शहर के हैं, क्या अपना डोगर साहब सलाउद्दीन डोगर साहब मरहूम क्या वो केरोड़ पक्का से नहीं है? बिल्कुल मुज़ाफ़ात के हैं। तो वो केरोड़ पक्का से हमारे शहर से हैं। बहरहाल आपको ऐसी बात नहीं है कि जो आप उससे पहले अगर इकबाल हकवानी साहब से पूछें तो वो भी वहाँ के जिम्मेदार हैं, अपना बिहारी के जिम्मेदार हैं। चले सर साथ में ये बात यहाँ रोकते हैं, आगे चलते हैं। तो क्योंकि ये तो मनफी जो उनकी होती है। अच्छा सियासत में तो आप ज़ाहिर बात है, अभी जिस तरह आपने मेरे वालिद साहब का जिक्र किया तो मुझे लगता है कि आप अपने वालिद साहब की शख्सियत के अलावा सियासत से ही मुतासिर थे। आपके वालिद साहब ने तो उम्र गुजार दी जमात इस्लामी में,
आपका नून लीग में कैसे आना हुआ, इसका ओहदेदार तक पहुंचना, और फिर सियासत का आगाज़ कैसे, इस पे ज़रा थोड़ा सा बात का आगाज़। मैं जमात इस्लामी में मैं भी शामिल हुआ था और मैंने जमात को साथ सर्व किया है, और मैं वाकई समझता हूँ कि पाकिस्तान में बेहतरीन जमातों में से अगर कोई जमात है तो वो जमात इस्लामी है, जहाँ पे तरबियत भी अच्छी होती है, आपको ट्रेन भी किया जाता है, आपको सिखाया जाता है कि सियासी कारकुन कैसे होते हैं। मुझे उनसे किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है, ना उनकी दावत से ना किसी। मैं सिर्फ मेरे जहन में एक सवाल था कि पावर पॉलिटिक्स के अंदर आप जो है वो सिर्फ एक महदूद नहीं रह सकते हैं। लोगों के अंदर जाने से आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, और जमात महदूद हो गई है, जबकि हमें पॉलिटिक्स के अंदर एक बड़ी वसअत चाहिए जहाँ पे हम हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को इकट्ठा कर सकें। तो बदकिस्मती से दीनी जमातों का जो रुझान है वो पाकिस्तान में कम है, इसलिए कौमी जमात में शामिल होकर पाकिस्तान को मजबूत करने की पॉलिटिक्स करनी चाहिए। सिर्फ इस नुक्ते पर मैं मुस्लिम लीग नून में पहले मैं कुछ जो है वो मैं मुस्लिम लीग नून में मैं पिछले 13 साल से मैं शामिल हूँ, ओहदेदार हूँ, और 2011-12 से तकरीबन। बिल्कुल ऐसे। उससे पहले जमात इस्लामी के साथ मैं उससे पहले जमात इस्लामी के साथ मुंसलिक रहा हूँ, और इसलिए फिर मैं तहरीक इंसाफ के साथ भी मुंसलिक रहा हूँ। मैं बल्कि मैंने ज़िंदगी का अपना पहला इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ा है। वो ये बड़ा दिलचस्प इतला हमारे नाज़रीन के लिए। वो एक लंबी स्टोरी है, फिर किसी दिन इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम। तो उसके बाद फिर मुझे दावत दी गई कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत के लिए मुझे रब्ता किया गया पार्टी की तरफ से, पार्टी लीडरशिप की तरफ से। मुझसे रब्ता अब्दुर्रहमान खान कांजू साहब ने किया था कि आप पार्टी में शामिल हो जाएं, और फिर मेरी शमूलियत पर हमजा साहब जो है वो तशरीफ़ लाए थे आपके वहाँ गाँव में, तो वहाँ फिर मैं शामिल हुआ था, और तब से लेके आज तक मैं पार्टी के साथ मुंसलिक रहा। सर देखें, पार्टी लीडरशिप का आपके पास आना आपकी शमूलियत के मौके पर, इसका मतलब यह है कि पार्टी लीडरशिप की निगाहों में आपकी अहमियत थी। फिर आप ये देखें 2013 के इलेक्शन हुए, नून लीग कामयाब हुई, लेकिन उसके बाद कामयाबी के बाद उनके लिए आजमाइश का एक नया सफ़र शुरू हुआ, धरने, लॉकडाउन, और जो सिलसिला अब तक जारी है। उस दौरान में आपको सेक्रेटरी इत्तला जैसे अहम अहदे फाइज करना, इस पे सर देखिए मुझे जब फाइज जब ओहदा मिला था ये वाला, मतलब वो मेरिट ये था कि लीडरशिप ने उस वक्त कहा कि इनको ये दिया जाए, तो उन्होंने ये जिम्मेदारी जब दी तो तय किया, तो फिर मैंने ये साबित किया कि मैं पार्टी के साथ मैंने मेहनत की। तो मुल्तान में मुझे तो जो लीडरशिप आज इलेक्शन लड़ना चाहती है, मुझे तो याद नहीं है कि इनमें से किसी आदमी ने जेल में गया। मैं 2 दफ़ा मुझे उस वक्त इमरान खान के दौर में मुझे जेल में भेजा गया, मैं जेल में गया। मैंने कहा आज तक कभी वो स्टोरी किसी का शेयर भी नहीं की, शिकवा भी नहीं किया, और किसी को बताई भी नहीं कि वो किस तरह के हालात पैदा किए गए। अली कासिम गिलानी साहब मेरे उस वक्त हम इकट्ठे ही जेल में गए, या मरियम जब घंटाघर चौक हुआ था, उससे पहले भी 1 दफ़ा जो है 2 दफ़ा मुझे पाबंद सलासल किया गया। तो हर तरह की कुर्बानी दी है मैंने, ऐसा नहीं है कि पार्टी में भी काम किया, नौजवानों के साथ भी काम किया। अमली तौर पे आप कह रहे हैं कि मैंने जद्दोजहद में हिस्सा लिया, और मैं इस पे यकीन रखता हूँ कि आप जब तक पॉलिटिक्स के अंदर जब तक आप मुसलसल जद्दोजहद नहीं करेंगे और आप सीखेंगे नहीं और आगे नहीं बढ़ेंगे और हर तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए शुक्र के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, कामयाबी नहीं मिलेगी। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब हम आते हैं आपके, चलो ये जद्दोजहद तो हो गई, उसको अब ज़रा आते हैं इंतखाबी सियासत की तरफ, जो कि हमारे आज के प्रोग्राम का असल मौजू है। और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी मतम नज़र यही है कि जो मुल्तान की सियासत में आप एंट्री हुई है उस पर थोड़ी बात की जाए। आपके जहन में आया कब कि मैंने इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेना है? देखिए, इंतखाबी सियासत में हिस्सा लेना तो मेरा जिस तरह कहते हैं कि शुरू से ही मेरे जहन में था, और इसीलिए मैंने जैसे कहा कि मैं जमात इस्लामी को मैं छोड़ के मैं मुस्लिम लीग में आया, तो जहन में यही था कि इंतखाबी सियासत में ज़्यादा बड़ी जमात चाहिए ताकि आप वहाँ पे अपना रोल अदा कर सकें। ठीक, उस हवाले से तो ये तय था कि मैंने करना है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोचते हैं वैसा ही होता है। तो मुझे टाइम लगा काफ़ी यहाँ तक पहुँचते हुए, और पिछली दफ़ा मैंने सूबाई हल्के के लिए एक में काम शुरू किया, तो बदकिस्मती से ये हुआ कि वो जब मरदमशुमारी में एक हल्का मुल्तान ख़त्म हो गया, तो वो वही हल्का था जिसमें मैं काम कर रहा था, उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और आपने बड़ा टाइम दिया उस हल्के को, बाकायदा टीम्स तरतीब दी, बहुत अच्छा, वो बहुत ही अच्छा काम किया, जिसका फ़ायदा जो है वो फिर उन कैंडिडेट्स ने उठाया जो वो बाकी हल्का जिनमें तकसीम हुआ था उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया। तो उस पर फिर मैंने एक हल्के में अप्लाई किया, लेकिन मेरा केस उस तरह मजबूत नहीं था जिस तरह होना चाहिए था जहाँ मैंने काम किया। अच्छा, अगर वही हल्का रह जाता फिर आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिल जाती उस हल्के में? मेरे ख्याल में फिर तो ज़रूर मिल जाती, फिर मिल जाती, यानी आपको उम्मीद है, यानी आपके लिए उस हल्के का ख़त्म होना मायूसी का सबब
मायूसी का सफ़र था। उस वक्त तो मैं बहुत मायूस हुआ था और मैंने जो सोचा कि 4-5 साल की पूरी मेहनत ही जो है वो, लेकिन मेहनत ज़ाया तो नहीं जाती, ठीक है आप किसी और तरह। तो उस पर मैंने फिर जब अप्लाई किया और हल्के में, तो अगर मुझे मिल जाता तो शायद फिर भी मैं कहीं अच्छा रिजल्ट दे देता अगर किसी और हल्के मुझे मिल जाता तो, लेकिन नहीं मिला, पार्टी का फैसला था, मैंने उसको कबूल किया। तो 2018 में आपने अप्लाई नहीं किया था? मैंने अप्लाई किया था उसमें 2018 में। जी, वो मैं बता रहा हूँ, वो जब 4 हिस्सों में तकसीम हुआ हल्का, तो उनमें से एक हल्के में मैंने अप्लाई किया। एक हल्के में सलमान नईम साहब मेरे दोस्त भाई, उन्होंने कहा कि आपने यहाँ कागजात जमा नहीं कराने, तो मैंने वहाँ भी नहीं कराए। फिर एक हल्के में आसिफ रजवाना साहब बैठ रहे थे, मैंने वहाँ भी नहीं कराया। अगर आप इस तरह ताल्लुकात के चक्कर में पड़ते रहे, फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं रख रखाव वाला आदमी हूँ, दोस्त भाई हूँ, तो मैंने नहीं कराया वहाँ पे पार्टी के अंदर। नहीं, अगर इलेक्शन में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लें, खुदा ना खासा फिर को रख रखाव वाला बंदा आ गया, फिर आप क्या करेंगे? मैंने हल्का ही ऐसा ढूंढा जहाँ पे कोई कैंडिडेट नहीं है हमारी पार्टी का। मैं सर बिलफर्ज कोई रख रखाव वाला आ जाता है। अच्छा मिसाल देता हूँ, मैं आ जाता हूँ। अब पार्टी के सामने, अब मैं आगे बढ़ गया हूं, तो पार्टी के सामने अपने केस रखेंगे। अब रखेंगे? अब रखेंगे। यानी कि आपने सलमान नईम साहब का ख्याल कर लिया है, आपने जमाना साहब वैसे सबका ख्याल नहीं करेंगे? वैसे साहब का ख्याल तो वैसे साहब आ जाए, सोचेंगे जरूर जैसे करेंगे वैसे कर लेंगे। चले सर, अल्लाह ताला आपको, नहीं जी हमारी दुआएं और नेक ख्वाहिशात आपके साथ है सर। अच्छा, अगर हम आगे बढ़े तो अब आपने, चले बाकी सारी बातें अभी छोड़ देते हैं, आपका हल्का ख़त्म हो गया जो भी हुआ, हम डायरेक्ट आते हैं 149 में। नाजरीन, हल्का N149 मुल्तान का वो हल्का है जहाँ 90s में पाकिस्तान मुस्लिम नून बड़ा शानदार रिजल्ट देती रही है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ कि एक वक्त में ये जो हल्का N149 है, ये ख्वानगी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा हल्का था। यानी यहाँ पढ़े लिखे अफराद की तादाद पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन दिलचस्प अमर कि यहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम नून ने एक अनपढ़ शख्स जो पढ़े लिखे नहीं थे, और एक और दिलचस्प बात बताऊँ कि जब जीतने के बाद वो हलफ के लिए असम्बली में गए तो उन्होंने अंगूठा लगाया था, हाजी मोहम्मद बूटा मरहूम साहब, उनको टिकट दी 2 दफ़ा नून लीग ने, और वो दोनों दफ़ा कामयाब हुए और बड़े लैंडस्लाइड विक्ट्री से कामयाब हुए। साथ भाई एक वो वक्त था कि हाजी बूटा साहब जैसे जो पढ़ लिखे शख्स नहीं है लेकिन वो नून लीग के टिकट बड़े कामयाब हो जाते हैं। और एक ये वक्त है कि 2008 में भी अगर यहाँ से जवेद हाशमी साहब जीते थे तो एक लहर चली हुई थी, मियाँ साहब आए थे ताज़ा बताज़ा, उसके बाद आसेब का साया जैसे पड़ गया यहाँ पे। 2013 देख लें, 2018 देख लें, 2024 में तो आप ये देख लें कि एक बाहर से आने वाला इंपोर्टेड उम्मीदवार की फरमाइश उसको टिकट दे दी गई इस हल्के की। यानी इस हल्के को बिल्कुल बेयारों मददगार छोड़ दिया दूसरों के आसरे पे, और आप उस हल्के में सर क्या सोच किस मझदार में छलांग लगाई आपने? देखिए, मैंने पहले मैं ये बता देता हूँ कि वाकई अगर आप हाजी बूटा साहब की अपने बात की है ना, ये पढ़ा लिखा इलाका हो, लेकिन हाजी बूटा साहब की एक बहुत बड़ी खासियत थी जो कि वो इंतहाई नरम गो आदमी थे, अवामी बंदे थे, और बाहर बैठते थे, लोग उनसे मिलते थे, उनसे बातचीत करते थे, अपने दुख दर्द बांटते थे। वो उनके साथ बाइक पे बैठ के चले जाते थे काम करने के लिए, किसी किस्म की बनावट नहीं थी उस आदमी, सादा ज़िंदगी थी और लोगों से इंतहाई जुड़े हुए थे और बहुत नरम गो थे, बहुत खूबसूरत बोलते थे। कभी आपको उनके मुंह से गाली गलोच नहीं सुना होगा किसी तरह, आपने बदतमीजी नहीं सुनी होगी। जब ऐसा शख्सियत जब हो, देखिए एजुकेशन क्या करती है, एजुकेशन आपको इस काबिल बनाती है कि आपका बिहेवियर कैसा है। तो वो अगर पढ़े बगैर अगर उनका ये बिहेवियर तरबियत थी तो पहले आपको ऐसे लोग जुड़ते हैं। बदकिस्मती ये है कि अब जो लोग यहाँ मुस्लिम लीग नून में वाबस्ता हैं कुछ अरसे से, जो यहाँ लीड कर रहे हैं, उनकी गुफ्तगू, उनकी ज़बान अच्छी नहीं है। जब आप लोगों से गाली गलोच से, बदतमीजियों से पेश आएंगे, आप लोगों के से हर मामले में उनकी खिदमत करने के बजाय आप हर वक्त उनकी जेब पर नज़र रखेंगे, तो फिर आप कैसे कामयाब हो सकते हैं? सर बहुत संगीन बातें कर रहे हैं आप। आखिर कोई वजह तो है ना कि मुस्लिम लीग यहाँ पे नाकाम हुई, कोई वजह आखिर है, कोई जिम्मेदारी तो है ना। आखिर क्यों ऐसा नहीं, अगर मेरी ये बातें सब गलत हैं तो आखिर क्या वजह है कि मुस्लिम लीग नून जो 90s में और 2000 अर्लीज में इस शहर पे फातेह हुआ करती थी, वो 20 साल से बिल्कुल ही जो है वो नाकामी की तरफ जा रही है और आगे भी चांस नजर नहीं आ रहे। उसकी तो कोई रीजन है ना। अगर मेरी बात गलत है तो मेरे मुकाबले में कोई दूसरी बात बताई जाए कि ये जिम्मेदारी है, इस वजह से पीछे ली गई है। मेरी नज़र में तो यही है कि यहाँ पे जो लोग जिन्होंने 15-20 साल से तंजीम चलाई, 15-20 साल से जिन्होंने यहाँ पे हुकूमत की, 15-20 साल से जिन्होंने यहाँ पे कारकर्दगी दिखाई, वो मेयर बने बेशक, वो MNA MPs बने, उनकी कारकर्दगी ने मुस्लिम लीग नून को नुकसान पहुँचाया है। इसलिए मैं यहाँ पे मैं अब कह रहा हूँ कि आप मुझसे पूछा कि आपने इस हल्के में क्यों किया, जैसे आपने खुद कहा कि ये वो हल्का है जहाँ पे अब भी मैं समझता हूँ कि एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 ज़िला मुल्तान है सबसे ज़्यादा। नंबर 1। नंबर 2, हमारी पार्टी इस वक्त कमज़ोर है यहाँ पर और यहाँ काम करने की ज़रूरत है। और
क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे नज़र नहीं आता कि यहाँ मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि यहाँ खाली नशिस्त है, किसी का कोई यहाँ पे अपना हक नहीं है कि वो कहे कि ये मेरी सीट थी। सर 2013 में जो टिकट होल्डर थे, जो 2013 से पहले जीपी इलेक्शन में यहाँ से एमएनए बने थे, फिर 2018 में टिकट होल्डर थे, तो वो तो कहेंगे मुझे मजबूर किया गया था, मैं पार्टी डिसिप्लिन का पाबंद था इसलिए मैंने सुबह की टिकट ले ली, तो मैं दोबारा लड़ना चाहता हूँ। फिर अगर शिराज साहब, जो आदमी 3-3 4-4 दफ़ा इलेक्शन मुसलसल हार रहा हो और उसके हार का मार्जिन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, और जो पिछले 20-25 साल से यहाँ के जिम्मेदार भी रहे हों और हर चीज़ पूरी तंजीमें भी उन्हीं के अंडर काम करती रही हों, उन्हीं की वजह से तो यहाँ तक पार्टी पहुँची है। अगर पार्टी अगर समझती है कि वो उन्हीं से ही ठीक करा सकती है जो यहाँ पे मैस मचा है, मैस, अगर इस मैस की जिम्मेदारी तो उन लोगों की है, अगर इस मैस को ठीक करना है तो नए लोग आएंगे, नए लोग कुछ आ गए हैं, कुछ लोग नए आएंगे, नई टीम बनेगी, वो लोगों की पब्लिक की काम करेगी, लोगों के साथ जुड़ेगी तो बेहतर रिजल्ट निकलेंगे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि यहाँ पे। लेकिन सर मुतहरक भी तो वही रहे ना। देखें, बात सुने, मैं उनकी फेवर एक तरीके से लाजमी करूँगा। जैसे भी हालात थे, चाहे वो धरनों के हालात थे, चाहे वो इमरान खान की गवर्नमेंट थी, जितनी भी सख्तियाँ थी, उस मुश्किल वक्त में भी नून लीग का मुल्तान में इस हल्के में परचम उन्होंने बुलंद रखा है। देखिए बहुत सारे लोग थे, वो अकेले नहीं थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन ऐसी दफातर उनके इस्तेमाल होते थे, रिहाइश उनकी इस्तेमाल होती थी, फ्रंट पे वो लीड करते थे। मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग हैं, सिर्फ वो नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, इतने कारकुनान हैं मुस्लिम लीग नून के यहाँ पे, इतने जिम्मेदार हैं, ज़िलाई अपना बॉडीज़ हैं पार्टी की, उन्होंने काम किया है, चेयरमैन हैं उन्होंने काम किया है। तो लेकिन आपने कहा ना कि यहाँ आखिर अगर मैं आज जिम्मेदार हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि वहाँ के हालात को पार्टी के लिए ठीक करना। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो मुझे वो जगह छोड़ देनी चाहिए, किसी और को जगह दे देनी चाहिए। आज मैं इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, अगर पार्टी को सही तरह काम नहीं करके दिखाऊंगा तो मुझे चेंज कर दिया जाएगा, किसी और को लगा दिया जाएगा। इसी तरह ये सीट्स भी इसी तरह ही होती हैं। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहें, लोग आपसे जुड़े रहें, तो कोई आपसे नहीं कहता कि अच्छा साद भाई ये बताएं, आपकी नज़र में कौन से कमज़ोर पहलू हैं जिसके पे उन्होंने तवज्जो नहीं दी और पार्टी को इस हल्के में, हम सिर्फ नाज़रीन मैं वाज़ह करता चलूँ, सिर्फ हल्का NA 149 से बात करेंगे, हम इस हल्के से बाहर नहीं जाएंगे। इसी में बात करते हैं तो ऐसे कौन से पहलू हल्के में वो कमज़ोर हुए और वो हल्का जहाँ से नून लीग को इतनी शानदार विक्ट्री मिलती थी और मुसलसल तीसरे इलेक्शन हार गए, यहाँ तक के इम्पोर्ट रिव्यूअर करना पड़ा, उन कमज़ोर पहलू पे अगर आप कोई रोशनी डालना चाहें। देखिए कुछ पहलू तो मैं पॉलिटिकल पहलू है। कुछ सबसे पहली बात यह है कि हमें अपनी पार्टी की बुनियाद पे, और आज हमारी मरकज़ में भी हुकूमत है और पंजाब भी हुकूमत है, इस हल्के के कुछ लोगों को हमें इम्पावर करना पड़ेगा। कुछ लोगों को एक टीम बनाकर उनको इम्पावर करना पड़ेगा। यानी आपके कहने के मुताबिक वो जो कुछ लोग हैं जिनका, वो कुछ लोगों से मुराद मैं ये भी ले सकता हूँ कि वो नजरियाती कारकुन है, उनको नज़रअंदाज किया गया। नहीं, पार्टी जिसको बेहतर समझती है ठीक है कि वो इस हल्के में लीड करे या कल को इलेक्शन लड़े, कोई भी है, अगर वो मैं हूँ या मैं नहीं हूँ, कोई और है, कोई जो भी है, यानी अभी से फैसला करे, पार्टी फैसला करे, उन लोगों को इम्पावर करे, ठीक है, ताकि वो लोगों के मसाइल हल कर सकें। आज हुकूमत में होने के बावजूद अगर हम लोगों के मसाइल हल न कर सकते हुए तो हम 3 साल बाद या 4 साल बाद जब पब्लिक के पास जाएंगे तो किस मुंह से जाएंगे कि हमारी मरकज़ सूबे की हुकूमत होने के बावजूद हम आपके मसाइल पे बात भी नहीं कर सके, हल भी नहीं कर सके। तो आज टाइम है हमारी पार्टी के पास, वो ये तय करे कि इस यहाँ पर लोगों को किस तरह जो है उनकी मसाइल हल करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो कम्युनिटीज़ रहती हैं, जो बिरादरियां रहती हैं, उन सबको ऑन बोर्ड करना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आपकी बात को रोकूंगा। अभी आपने बात की बरादरियों की जी, आपको पता है हम जितने मर्जी आगे बढ़ जाएं लेकिन बरादरीज़म हमारे अंदर मौजूद है, जो कि बदकिस्मती से मुस्तकबिल करीब तक मुझे निकलने के चांस नज़र नहीं आ रहे। सर, जो यहाँ वसेब के लोग हैं ना, जो यहाँ के लोकल लोग जिन्हें कहा जाता है, एक मैं अपना तजिया दे रहा हूँ, आप उसे मुत्तफिक हो ना हो, उनको नज़रअंदाज नहीं किया गया। आप क्या कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि इस हल्के के अंदर बहुत बड़ी बिरादरी जो है या बहुत बड़ा वसेब का ताल्लुक जो है वो सराइकी लोगों से है। ठीक हो गया। ना हमारे नेशनल सीट का मेंबर होता है, ना प्रोविंशियल होता है। अगर यहाँ पर हमें यहाँ पे अंसारी बहुत बड़ी बिरादरी है, अंसारी हो गए, सराइकी हो गए, और हमें बाकी बिरादरियाँ, राजपूत बिरादरी है, कुरैशी बिरादरी है, इन सब लोगों को साथ मिलकर कोई इस तरह का बैलेंस कायम करना पड़ेगा कि हर आदमी, हर कम्युनिटी, हर बिरादरी अपना हिस्सा समझे,
जब वो समझेगी, ऑन बोर्ड होगी, तो फिर कामयाबी मिलने के चांस ज़्यादा। यानी आप ये चाहते हैं कि अगर एक कौमी और 2 सूबाई विंग पे मुश्तमिल होता है तो उसमें तीनों को तकसीम किया जाए। जी, तकसीम हिसाब से बिल्कुल तकसीम किया जैसे मखदूम जावेद हाशमी जब जीते थे जी, जैसे हाजी बूटा साहब, बहुत सारे लोग जैसे इकबाल खाकवानी साहब जीते थे, वो जीते हैं, और वो इस तरह का पैनल दिया जाता था। कुरैशी साहब इसी तरह जीते, राना महमूद हसन साहब इसी तरह जीते, बाद में हामिद सईद काज़मी साहब इसी तरह जीते, तनवीर गिलानी साहब इसी तरह जीते, उससे फिरोजुद्दीन साहब इसी तरह जीते। जितने कैंडिडेट्स आप उठाएंगे, जब पीटीआई क्यों जीत रही है मुसलसल, उन्होंने बैलेंस कायम किया हुआ है अपने उसमें, हर तरह के लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं, हर बिरादरी को लेते हैं, उनके साथ लेके चलते हैं, तो लोग वोट देते हैं। जब आप किसी को बिल्कुल ही माइनस कर देंगे तो वो फिर वो पूरी जो उनके साथ चाहने वाले लोग होते हैं या उनके साथ एफिलेटेड लोग होते हैं, वो समझते हैं कि हमें इग्नोर कर दिया गया, वो खुद ब खुद किसी और पार्टी में चले जाते हैं और वो सेगमेंट जो है वो आपको वोट नहीं देता है तो आप कमज़ोर हो जाते हैं। नाज़रीन, अब लेते हैं एक वक्फ़ा और वक्फ़े के बाद मज़ीद आपके गुफ्तगू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे, मिलते हैं। अच्छा उस्ताद भाई, ये 149 के तो चलो हमने आगाज़ किया है और आपने बड़े अच्छे पहलू से हमें आगाह किया, नाज़रीन को भी हमें भी। ये हम इंशाल्लाह अगले किसी प्रोग्राम में तफसीली डिस्कशन करेंगे। मैं चाहता हूँ थोड़ा जो वसेब हमारे मुश्किल में गिरफ़्तार है सैलाब पे गुफ्तगू की जाए कि क्या जो बतौर जमात नून लीग है नंबर 1, और नंबर 2 जो मकामी क़यादत है हमारी, वो इस चैलेंज से निपटने में नंबर आज़ान में कामयाब हो रही है। देखिए, मैं इस वक्त एक बात तो है कि पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से मरियम नवाज शरीफ साहिबा का एक तो उनको क्रेडिट एक बात का दूंगा कि वो इस मुश्किल घड़ी में हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और लोगों के दुख दर्द में शरीक होने की कोशिश कर रही हैं। जहाँ तक मुल्तान डिवीज़न की बात है, यहाँ पे सैलाब की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल मुतासिर भी यही इलाका हुआ है। यहाँ जिस तरह काम करना चाहिए था उस तरह तो काम नहीं हुआ। सारा बतौर सेक्रेटरी इत्तलात ये बात कर रहे हैं आप, ज़िम्मेदारी से देख लें, आप ये बात कर रहे हैं, एक ज़िम्मेदार ओहदा आपके पास। मैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मैं यहाँ का रहने वाला भी हूँ, मैं एक वसेब बिल्कुल बंदा भी हूँ। ये बहुत अच्छी बात है। मैं आखिर इंसान अपने लोगों का दुख दर्द बयान नहीं करेगा तो क्या क्या क्या, क्या करेगा। एक तो बात ये है कि जिस तरह अवामी नुमाइंदों को या इन पावर होना चाहिए था अपने अपने हलकों में, उनको उस तरह नहीं किया गया। देखिए, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हों, उन्होंने अवाम में अंदर जाके जो है वो अपना चेहरा नहीं दिखाना, किसी को जवाब नहीं देना, वो जैसा मर्जी बिहेव कर लें, वो अच्छा करें बुरा करें जैसा करें, उन्होंने अपना उनका कोई जवाबदेही उस तरह की नहीं है। पॉलिटिशियन की जवाबदेही होती है, वो अपने जब हलकों के अंदर मौजूद होता है, लोग तवक्को रखते हैं कि हमें हमारा MP हमारा MNA या हमारा लोकल जो लीडर है वो हमारी बात हमसे बेहतर जानता है और हमारे दुख दर्द को मुदावा करेगा। उस तरह की एम्पावरमेंट मुझे मुल्तान डिवीज़न में नज़र नहीं आई, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारी पार्टी मुल्तान डिवीज़न में से किसी को अपनी सूबाई काबीना में ज़रूर हिस्सा देगी। इतनी बड़ी यहाँ तबाही हो और हमारा मुल्तान डिवीज़न का कोई नुमाइंदा नहीं है ऐसा काबीना के अंदर जो यहाँ के लोगों के मसाइल को हल कर सकता हो। जो दोस्त वहाँ से यहाँ काम करने आए हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इलाके को उस तरह नहीं समझते जो लोकल आदमी, जो मकामी बंदा समझते हैं। और वो जितना ब्यूरोक्रेट्स को सियासी नुमाइंदों के नीचे ही काम करना चाहिए, ये उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा ये होता है कि वो इम्प्लीमेंट अच्छा करते हैं, लेकिन पॉलिसी मेकर जो होता है वो पॉलिटिशियन ही होता है। इसलिए उनकी कदरों मंजिलत को ऊपर होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ की लोकल लोगों को आगे होना चाहिए। नंबर 3 कि आप जितना भी अच्छा काम कर ले हमारी हुकूमत, हमारा फ़र्ज़ है हुकूमत पे काम करना, हमारी ड्यूटी है, ये हमारा कोई एहसान नहीं है किसी पर। तो जब पूरा इलाका वसेब तकलीफ़ में हो तो नारेबाजी कम करनी चाहिए और काम करना चाहिए। ठीक है साद भाई, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिलसिले का अभी हमने आगाज़ किया है, इख्तिताम नहीं हुआ, ये सिलसिला ऐसे ही चलेगा। साद भाई से जो गुफ्तगू का आज हमने आगाज़ किया है वो मुख्तलिफ़ जो हमारे मुल्तान के अवामी नुमाइंदे हैं हम उन तक भी लेके चलेंगे, बल्कि हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, जिसने भी अपना मौक़िफ़ देना हो वो बेधड़क आकर हमारे प्रोग्राम में बैठकर दे सकता है। साद भाई से गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो भी अभी मुकम्मल नहीं हुआ, आइंदा किसी प्रोग्राम में इंशाअल्लाह मज़ीद सवालों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सबसे अहम बात, आपने अपनी राय से हमें
ज़रूर आगाह करना है ताकि हम अपने प्रोग्राम में मज़ीद बेहतरी ला सकें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।